नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सीटेट एसएसटी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चल रही हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हिस्ट्री की क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हिस्ट्री की हो चुकी हैं, उसमें हम बहुत सारा सेगमेंट कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? शासक और धार्मिक परंपराएं। शासक और धार्मिक परंपराएं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पूरा कंटेंट। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी। तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा जिनका नाम था अनंत वर्मन, उन्होंने पुरी में, जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा वाला, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ यानी कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कितनी डिटेल मिली आपको, यहां से क्वेश्चन बनता है। गंग वंश का शासक अनंत वर्मन, इसने पुरी में जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किया और ये जगन्नाथ वहां के स्थानीय देवता थे। आगे चलकर ये इन्हें विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, याद रखेंगे इतनी सी चीज। आगे बात कर। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। तो आफ्टर दैट इन 1213 किंग अनंग भीम अनंग भीम थर्ड handed over his kingdom to Purushottam Jagannath, offered it and declared himself the representatives of Jagannath. खुद को जगन्नाथ का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं क्या कह रही हैं, ये देख लेते हैं। ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जाता है कि इस क्षेत्र में अधिकांश लोग राजपूत थे। राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये राजपूतों का राजस्थान से जिक्र निकलकर आया है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। लगभग 8वीं सदी में लगभग 8वीं शताब्दी में लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। अगर हम 8वीं शताब्दी से बात करें तो आज के राजस्थान जो देखने को मिल रहा है, आज का राजस्थान, यहाँ पर अलग अलग परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। ये ऐसे सूरवीर राजा हुए जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने शत्रु से रण क्षेत्र में, रणभूमि में जो है बहादुरी से लड़े और लेकिन कभी भी उन्हें पीठ नहीं दिखाई, लेकिन यानी कि उनसे डर के भागे नहीं वो। ठीक है, भले ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया उन्होंने, लेकिन डर कर नहीं भागे अपने प्राण बचाने के लिए। फिर कत्थक का जिक्र मिलता है यहाँ पे। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कत्थक क्या थी? कथा सुनाने वालों की एक जाति। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को
अलंकृत किया करते थे, सजाते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। यहां जो कथक आप सुनते हैं वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय कथक एक विशेष प्रकार की नृत्य शैली का रूप इसने ले लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। कथक में क्या होता था, राधा कृष्ण की जो पौराणिक आख्यान है, कहानियां, वो नृत्य के रूप में पेश की जाती थी, जिन्हें रासलीला कहा जाता। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जो जयपुर का है और राज दरबारों में, और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा सामने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये उभर कर सामने आए। आगे देखें हम। फिर है मिनिएचर, लघु चित्र के बारे में बताया गया है। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र यानी कि पाम लीफ अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे, ये लघु चित्र। अब इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। तो जो मुगल बादशाह थे अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने उन कुशल चित्रकारों का संरक्षण प्रदान किया, उनको सजोकर रखा, उनकी रक्षा की, उनको संरक्षण दिया जो इस चित्रकला में माहिर थे। ये देखिए आप। ठीक है, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय के तलहटी के इलाके में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानु दत्त की रसमंजरी। कौन सी पुस्तक यहाँ पे प्रस्तुत की गई? भानु दत्त के द्वारा लिखी गई रसमंजरी पुस्तक। ठीक है। पीर फारसी भाषा का शब्द है। पीर जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। जीववाद का अर्थ यह मानना होता है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। इसे कहते हैं जीववाद। इसे क्या कहते हैं? जीववाद। अब है मुगल साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो जो नादिर शाह नाम का व्यक्ति था, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। वह तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को भी लूटकर अपने साथ ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा था। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में जो मुगल साम्राज्य था वो छोटे छोटे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, यानी कि उसकी जो यूनिटी थी वो खत्म हो गई। अब उसी टाइम पे जैसे मुगल साम्राज्य बिखरा तो नए नए साम्राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। और सारे तो मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। एक है अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। अवध, बंगाल और हैदराबाद जो कि पहले मुगल प्रांत थे, मुगल प्रोविंसेस थे वो। दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे।
तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल और असफाजा खान हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। उनके ये राज्य थे। फिर हैदराबाद की बात की गई है। हैदराबाद निजाम उल मुल्क असाफ जाह 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था ये निजामुल मुल्क आसफ जाह। ठीक है। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन जो सन 1790 में किया गया इस प्रकार था। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। हैदराबाद का जो निजाम था 400 हाथियों की सवारी थी। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक। अवध के बारे में बताया गया है। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था, अवध से होकर। ठीक है। बंगाल के बारे में बताया गया है कि मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। राज्य और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 56 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। राजपूतों के बारे में जिक्र है। अंबेर और जोधपुर के राजपूत राजघरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबेर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया, रिन्यू कर दिए इन पदों को। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया था। ये वही नागौर है जहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्यों में मिला लिया उसको। दूसरी ओर अंबेर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसने 1722 में आगरा की सूबेदारी भी दे दी। किसको दे दी? सवाई राजा जयसिंह ने। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंत्र के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन मिलता है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के रहे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार कर लिया, उनके अंडर में रहना, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा प्रताप के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया था, लेकिन वे अपने निर्णय पर डटे रहे और उन्होंने
मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। सिखों के बारे में बताया गया है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके बाद राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौमिक बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया बंदा बहादुर को। ठीक। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। दल खालसा की बैठक में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमता, गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था भी स्थापित थी। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। मराठा के बारे में बताया गया है, मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई दक्कन क्षेत्र में, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपना माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जाबली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया था। एक सेकंड। हाँ, मावला प्लेटो का मुखिया बना दिया था, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। अब बीजापुर की बात आई। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों में ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। वे अपने विरोधियों के लिए कौन सा युद्ध करते थे? गोरिल्ला वॉर। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी जो कि 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला था। फिर है बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे ये। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है उनको। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते। चौथ कर, चौथ जो टैक्स था, चौथ कर जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे चौथ को। सरदेश मुखी जो टैक्स था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा होता था। अब जाटों के बारे में बताया गया है।
जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की, मजबूत की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। जाटों का, जाट समृद्ध कृषक थे, यानी कि इनके पास कृषि जमीन थी और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। राजा सूरजमल, भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है। वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दींग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई हैं। जाट, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची थी, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है। इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है लोहागढ़ का किला। अठारह सौ 17 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में भारत के इतिहास को कुल 3 भागों में बांटा गया है, हिंदुओं का, मुस्लिमों का और ब्रिटिशर्स का। पहले हिंदू, फिर मुस्लिम आए और फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। अब आगे, इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई थी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन बोल दिया हिंदू वाले को, मध्यकालीन बोल दिया मुस्लिम वाले को, आधुनिक बोल दिया अंग्रेज वाले को, ब्रिटिश वाले को। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। डार्क एज भी बोलते हैं मिडाइवल को। ठीक है, आगे, कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, कोलोनाइजेशन कहा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों एवं फसलों का पता लगाया जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को, ठीक है। 19वीं सदी के लास्ट में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी इसमें शामिल किए गए, सर्वे शामिल किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का आना 1600 में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन करने के लिए नहीं आ सकती।
इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। यही करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली में बनाई, हुगली नदी के पास। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता। जो व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। सोलह सौ छियानवे तक कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली कंपनी ने। इनमें से एक गांव कालीकत तथा जो बाद में कलकत्ता बन गया, अब इसे कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। राजी हो गया। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने डिस्कस किया। आगे हम इसके आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हम मिलते हैं फिर दोबारा से क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।